आज के सेशन में बात करेंगे बीटीसी एग्जाम्स 2026 के लिए सामान्य हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और उन प्रश्नों संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए। तो इस क्लास पर अंत तक बने रहना और इन्हीं प्रश्नों का जो पैटर्न है जरूर समझना। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। निम्न में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, वह कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द 2 से 3 प्रश्न हैं बीटीसी एग्जाम्स में हमेशा पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर दे रखे हैं हिमालय, ऑप्शन नंबर बी कान, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है शनिवार और ऑप्शन नंबर डी है यमुना। आपका पूरा डाउट है जो कि इसी प्रश्न से क्लियर हो जाएगा। निम्न में से एक स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ पे हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर हो गया यमुना, क्योंकि एक नदी है जो कि हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। अब कुछ उदाहरण दे रखते हैं दिनों के नाम और महीनों के नाम। जैसे दिन का नाम है रविवार, शनिवार, तो ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद है पर्वतों का नाम, जैसे हिमालय, ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। उसके बाद है पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम और द्रव्य पदार्थ, अनाज जैसे चावल है, द्रव्य पदार्थ जैसे दूध, ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद है ग्रहों के नाम। अगर आपको ऑप्शन में कोई भी ग्रह का नाम दिया हो तो वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद है अंगों के नाम और देवताओं के नाम, ये भी हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। बाकी जो भी उदाहरण बचे वो आपको स्त्रीलिंग भर देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भाषा के कुल माध्यम होते हैं। भाषा के कुल माध्यम, कन्फ्यूजन नहीं होना है। भाषा के कौशल और भाषा के माध्यम, कौशल अलग होते हैं और भाषा के माध्यम है जो कि अलग होते हैं। तो मैं कौशल की बात बता देता हूँ। भाषा की कुल अगर कौशल की बात होती तो 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर कुल भाषा के माध्यम की बात हो रही है तो माध्यम होते हैं, वो होते हैं 3। ऑप्शन नंबर बी है हमें लॉक कर देना है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। उसके बाद है हिंदी भाषा दिवस। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेते हैं सीधा सीधा कि हिंदी भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और वर्तमान समय में संविधान में 12 अनुसूची और 22 भाषाओं का जो स्थान है वो प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे साथियों, क्लास को स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहना है और क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या होती है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25, 44, 11 या फिर 33। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 25 होती हैं और व्यंजनों की संख्या 33 होती है और स्वरों की संख्या 11 होती है। कुल मिला के 44 होते हैं और स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो होते हैं 25। अब नासिकीय, तो आपको याद रखना है नासिकीय, अंतस्थ और ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द और तद्भव। तत्सम का आपको अर्थ मैं बता देता हूं। तत्सम यानी संस्कृत भाषा के समान शब्द। तद्भव, तद्भव का मतलब होता है हिंदी भाषा के शब्द। तो कम से कम 4 प्रश्न पूछेंगे, 2 तत्सम के, 2 तद्भव के। तो तत्सम शब्द कौन सा है, यानी संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है, ये आपको पहचान करनी है। काम, कपड़ा दे रखा है, सूर्ण दे रखा है और उष्ट्र दे रखा है। अब आप समझ गए होंगे। जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी, तत्सम। संस्कृत भाषा के समान जो हमारा शब्द है वो है उष्ट्र और हिंदी की बात में हिंदी में कहते हैं ऊंट। बाकी कान हिंदी भाषा का शब्द है, कपड़ा हिंदी भाषा का शब्द है और सूर्ण ये भी हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर हो गया। मैं आपको ऑप्शन को एक एक करके समझाता हूं, समझने की कोशिश करना है ताकि आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा और गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, तद्भव का मतलब होता है हिंदी भाषा का शब्द। बस आपको इतना याद रखना है। अब जल्दी से आपके मन में आंसर आना चाहिए इसी प्रश्न का। ऑप्शन नंबर ए बहिन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी भगिनी दे रखा है,
ऑप्शन नंबर सी ग्रीष्म दे रखा है और ऑप्शन नंबर डी है जो कि मनुष्य दे रखा है। तो ये इनमें से एक हिंदी भाषा शब्द की पहचान करो। अब देखते हैं मनुष्य। मनुष्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में मानुष बोलते हैं। ग्रीष्म एक संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में गर्मी बोलते हैं। भगिनी, भगिनी एक संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में क्या बोलते हैं? भगिनी को बहन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया बहन। एक प्रकार का हिंदी भाषा का शब्द है, यानी तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको सही बताना है। कई व्यक्ति जल्दबाजी में इस प्रश्न का आंसर भी गलत बताने की कोशिश करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है, वो होती है प्यारे साथियों 52। अगर हमारा प्रश्न होता कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर 44 हो जाता। लेकिन कुल वर्णों की संख्या होती है, वो होती है 52। स्वर 11, 33 व्यंजन, 2 उत्सिप्त, 2 अयगुआ और 4 संयुक्त। इनमें से ये 2 प्रमुख आपको याद रखने, उत्सिप्त और अयगुआ, जिनकी संख्या 2-2 होती है और मैंने अलग से समझा दिया है, ड़ और ढ। उसके बाद है अ और अ। नेक्स्ट प्रश्न, पूरी की पूरी क्लास है मैंने सिलेबस के अनुसार और 20 के पिछले साल के प्रश्नों के अनुसार बनाई गई है। उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न भी आंसर भी सही बताते होंगे। त एक प्रकार का उच्चारण स्थान है, त वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है। त वर्ग का कंठ, तालु, नासिक, नासिका या फिर दंत। त वर्ग का उच्चारण स्थान वो होता है ऑप्शन नंबर डी है, हमारा राइट आंसर हो गया दंत। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द, कविता, गायिका, कवियत्री या फिर काव्य। कवि का स्त्रीलिंग शब्द हम लोग कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, हमारा राइट आंसर हो गया कवयित्री। कभी कभी कवयित्री शब्द को शुद्ध रूप में भी पूछते हैं कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो कवयित्री हमेशा कंफ्यूजन रहता है, आपको याद रखना है कवयित्री एक प्रकार का शुद्ध शब्द भी है और कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, यशोगान शब्द का संधि विच्छेद बताओ। यशोगान, यशो धनगान, यश विसर्ग धनगान, यश धनगान या फिर यश विसर्ग धन गान। तो इन ऐसे प्रश्न आपको दिखाई दें तो सर्वप्रथम आपको नेगेटिव वाक्य अगर आपको दिखाई दे उसको कैंसिल करना है, जैसे ऑप्शन नंबर डी आपको कैंसिल कर देना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर हो गया यश विसर्ग धन ज्ञान, यशो ज्ञान। इसमें जो संधि है वो हमारी विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक शब्द में समास कौन सा है? प्रत्येक शब्द में समास, थोड़ा सा इस प्रश्न को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपका प्रश्न गलत भी नहीं होगा। प्रत्येक शब्द में समास, अब कुछ उदाहरण मैंने अलग से समझा, जैसे अविभाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान, और बहुब्रीहि समास होते हैं जिसमें अन्य पद प्रधान। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द वह समास जिसमें जो हमारा पहला शब्द होता है वो होता है संख्यावाचक। तो कौन सा समास है? प्रत्येक। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है, हमारा राइट आंसर हो गया द्विगु समास। प्रत्येक शब्द में जो भी हमारा समास है वह द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से एक अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, योजक, अल्प विराम, विवरण चिन्ह, आशय बोधक। कुछ उदाहरण जो कि आपको याद रखने, अर्धविराम। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार का आशय बोधक है, जैसे हाय। उसके बाद सी प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा पूर्ण विराम का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का अर्धविराम है। योजक चिन्ह, उसके बाद अल्प विराम इस तरह से, और विवरण चिन्ह है जो कि आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, अलंकार के भेद होते हैं, अलंकार के प्रकार पूछे हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। जल्दी से बताइए सभी साथी, और क्लास को अंत तक जरूर बने रहना। आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है क्लियर होने वाला है आज की क्लास में, तो स्किप नहीं करना है। अलंकार के भेद वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से लघु स्वर कौन सा है? ये मैंने उदाहरण अलग से आपको समझा दिया है तो आप समझ गए होंगे। केवल आपको लघु स्वर के उदाहरण है जो कि याद रखने हैं, अ, ई और उ। बाकी दीर्घ स्वर है जो कि अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए लघु स्वर है, इसमें जो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये उदाहरण मैंने आपको तालिका समझा रखी है, बस इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको याद रखना है। लघु स्वर केवल अ, ई और उ। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? लघु स्वर, दीर्घ स्वर, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। ये कम से कम आपको याद रखने, क्योंकि इसको तरीक से याद रखने, आपको रटने नहीं है, केवल थोड़ी सी तरीक आपको याद रखना है। अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण पूछा है, बताइए। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण है, ये हमारे अल्प प्राण वर्ण है जो कि कहलाते हैं। उसके बाद महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है जो कि हमारा महाप्राण वर्ण है कहलाता है, दूसरा और चौथा। अब देखिए ड, ट, ठ और ड तीसरा वर्ण है, ट वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये हमारा हो गया अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का। उसके बाद ग, ये हमारा क वर्ग का चौथा वर्ण है, ये भी महाप्राण हो गया। उसके बाद देख सकते हैं फ, प और फ, प वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो ये महाप्राण हो गया। और ख, क वर्ग का दूसरा वर्ण है, ये भी हमारा हो गया महाप्राण। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है। ड हमारा एक प्रकार का अल्प प्राण वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है वो हमारा अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। ट्रिक से आपको याद रखना है और ऐसे पूरे रटने नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है गंगा नदी शब्द में संज्ञा कौन सी है? गंगा नदी शब्द में संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवासी जातिवाचक। गंगा नदी, बताइए राइट आंसर। गंगा नदी शब्द में संज्ञा, हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए अगर हमारा केवल नदी शब्द होता, आगे गंगा शब्द न होता, केवल नदी शब्द होता, तो उसमें जो हमारी संज्ञा होती जातिवाचक संज्ञा। लेकिन पूरा गंगा नदी पूरा शब्द दे रखा है गंगा नदी, तो इसमें जो हमारी संज्ञा होगी वो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे आपको याद रखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम। इसमें देखिए गंगा, गंगा एक नाम का बोध है, तो इसमें जो हमारी संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, जैसे नदी, नदी शब्द में हमारी जातिवाचक संज्ञा है यमुना नदी, उसमें व्यक्तिवाचक है गंगा नदी, सरयू नदी। और केवल नदी शब्द में जो हमारी संज्ञा होती है वो होती है जातिवाचक संज्ञा। कन्फ्यूजन दूर करना है। झील, झील शब्द में जातिवाचक संज्ञा है पहाड़, देश, जिला, शहर और विद्यालय। बस इन्हीं उदाहरणों को आपको याद रख लेना है, ये सभी के सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगर हमारा शब्द होता है भारत, ये शब्द दिया होता है भारत, तो आपको बताना है कि भारत में कौन सी संज्ञा है। तो भारत शब्द में जो हमारी संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भारत एक व्यक्ति नाम का बोध हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अमेरिका एक प्रकार की व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भारत देश, इसमें भी जो हमारी संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत देश केवल देश शब्द होता है, सिर्फ देश,
तो उसमें जो हमारी संज्ञा होती जातिवाचक संज्ञा। बस आपको समझना है थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसकी लिपि है जो कि देवनागरी नहीं है? अब तक हम पढ़ते आए हैं देवनागरी लिपि, हम तुरंत उत्तर भर देते हैं हिंदी, लेकिन प्रश्न पूछा है कि देवनागरी लिपि नहीं है, नेपाली, हिंदी, पंजाबी या फिर संस्कृत। जल्दी से लॉक करो भाई, ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर हो गया पंजाबी। पंजाबी भाषा की जो हमारी लिपि है वो है गुरुमुखी। उसके बाद नेपाली, नेपाली भाषा की लिपि हिंदी है, लिपि देवनागरी है। उसके बाद हिंदी भाषा की लिपि वो भी हमारी देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, भाषा का प्रथम कौशल कौन सा है? भाषा का प्रथम कौशल। आज की क्लास में हम केवल 20 प्रश्न ही देखेंगे, अब फिर क्लास को समाप्त करेंगे। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। भाषा का प्रथम कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना या फिर लिखना। भाषा का प्रथम कौशल हमने आपको 4 कौशल बताए हैं। तो भाषा का जो हमारा प्रथम कौशल है वो है ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है। हमारा राइट आंसर है सुनना। एक आपको ट्रिक है जो कि याद रखनी है, सुबोपाली। भाषा का प्रथम कौशल जो कि सुनना है। भाषा का दूसरा कौशल है जो कि बोलना है। भाषा का तीसरा कौशल पढ़ना है। और भाषा का जो अंतिम कौशल है वो हमारा लिखना, सुबोपाली। इस तरीके को आपको याद रखना है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करके अभी से हमारे चैनल से जुड़ जाना। आपको बीएसटीसी एग्जाम संबंधी इसी तरह के जो प्रश्न हैं देखने को मिलेंगे। पूरा आपका जो सिलेबस है क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।